लखनऊ में तृतीय हिंदू गौरव दिवस पर कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। बोले अपने आदर्शों पर हमेशा अडिग रहे कल्याण सिंह। पीलीभीत में शारदा नदी का रौद्र रूप। पूरनपुर क्षेत्र के हजारा गांव के पास कटान जारी। 7 एकड़ गन्ने की फसल समाई नदी में, किसानों की बड़ी चिंता। मुरादाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए आरोपी नाबालिगों को फंसाकर कराते थे देह व्यापार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बदमाशों और पुलिस का आमना सामना हुआ। भागने पर पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है। नाबालिगों को फंसाकर देह व्यापार कराते थे। मानव तस्करी में भी आरोपी शामिल रहे। हथियार, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्त में आने के बाद बदमाशों ने हाथ जोड़े। एसएसपी सतपाल अंतिल मौके पर अस्पताल पहुंचे। तो अस्पताल में सख्ती से पूछताछ की गई है। बदमाशों और पुलिस का आमना सामना हुआ। भागने पर पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में गोलियां चली और आपको बता दें कि दोनों बदमाश घायल हो गए। तो मानव तस्करी में भी ये आरोपी शामिल रहे। हथियार, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्त में आने के बाद बदमाशों ने हाथ जोड़े। एसएसपी सतपाल अंतिल मौके पर अस्पताल पहुंचे और सख्त पूछताछ की गई है। तो देखिए, मानव तस्करी से भी जुड़ा ये मामला है, जब बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और इस दौरान गोलियां चलाई गई। दोनों आरोपी जख्मी हो गए। आपको बता दें कि अस्पताल पहुंचे और सख्त पूछताछ पुलिस ने दोनों आरोपियों से की। तो एक पुलिसकर्मी भी जख्मी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नाबालिगों को फंसाकर ये आरोपी देह व्यापार कराते थे और मानव तस्करी में भी आरोपी शामिल रहे हैं। तो देखिए, भागने पर पुलिस पर गोलियां चलाई और एक पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी हुआ है। साथ ही दोनों बदमाशों को गोलियां लगी है। और चलिए सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, जहां तृतीय हिंदू गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है, वह हमारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोग प्रारंभ से इस बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं और इसमें सरकार ने हर स्तर पर प्रयास भी किया है। 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्तिगणों के लिए प्रयागराज में आवास के निर्माण के लिए 62 करोड़ 41 लाख रुपए की हम लोगों ने प्रशासनिक और वित्तीय सहायता स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से लखनऊ बेंच के भी माननीय न्यायमूर्तिगणों के लिए आवासीय सुविधा के लिए 117 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हम लोग पहले ही उपलब्ध करवा चुके हैं। उच्च न्यायालय लखनऊ के यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी 99 करोड़ रुपए की आवास निर्माण की सहायता हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही उसको जारी कर चुके हैं। और प्रयागराज में भी माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 896 आवास भवनों के निर्माण के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से एक सैद्धांतिक स्वीकृति पहले ही जारी कर दी है। वादकारी खंड के निर्माण के लिए
112 करोड़ 6 लाख रुपए, इसके प्रस्ताव को भी हम लोग सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ा चुके हैं और प्रयागराज में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के हेरिटेज भवन के रखरखाव के लिए भी 44 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, जिसके बारे में अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है। न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इसके बारे में हम लोग प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था आगे बढ़ाई है जो इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जिसमें जो एक नई संकल्पना है जिसमें जनपद न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे इस प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं, परिवार न्यायालय हैं, हमारे कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं और लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कोर्ट्स हैं, इनसे जुड़े हुए इन सब के लिए भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन सभी को एक हम लोग इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा सकें। इसके लिए 10 जनपदों में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जिसमें से 6 जनपदों के लिए हम लोगों ने 1645 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी है, जिस पर बहुत शीघ्र एक नए यानी न्यू मॉडल के इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हमें वहां उपलब्ध होंगे। इसके अलावा महिलाओं के प्रति अपराध और राज्य सरकार की उसके प्रति गंभीरता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पास्को कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अन्य न्यायालयों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए 381 न्यायालयों के गठन को भी अब तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कोर्ट रूम एवं आवासीय निर्माण के लिए भी धनराशि समय समय पर जारी की जाती है, वह 2023-24 में 148 करोड़, 2024-25 में 239 करोड़, 2025-26 में अब तक 75 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य सरकार जारी कर चुकी है। जनपदीय न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 92 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है। फायर फाइटिंग आदि की स्थापना के लिए 59 जनपदों के लिए अब तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी अमुक्त की जा चुकी है। तो यहां पर हमारे न्यायिक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा था कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को उत्तर प्रदेश ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है और देश के उन राज्यों में है जिन्होंने पहले लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों के एरियर के भुगतान हेतु 1092 करोड़ 37 लाख रुपए के अधिक की राशि को भी राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसमें 400 बेडेड न्यायिक अधिकारियों की हॉस्टल के निर्माण के लिए भी 54 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है और परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी वहां पर निर्मित किया जा चुका है, कराया जा रहा है। इसके अलावा संस्थान में वहां पर अत्याधुनिक लेक्चरर हॉल, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण ब्लॉक और कंप्यूटर लैब के लिए भी 8 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं। ऑडिटोरियम के लिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए और संस्थान परिसर के लिए उस पूरे परिसर के अधिकारियों के आवास की सुविधा, उनकी मरम्मत आदि के लिए भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर संस्थान और अन्य उससे जुड़े हुए जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उनके रखरखाव के लिए अब तक 81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। प्रदेश में राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण के भी नवीन कार्यालय के लिए 22 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि से यह निर्मित किया गया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण के लिए भी 387 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसे उपलब्ध करवाई गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा प्रदेश में 110 ग्राम न्याय और पीलीभीत से आ रही बड़ी खबर की रुक कर लेते हैं, जहां शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तेजी से कटान हो रहा है। 7 एकड़ गन्ने की फसल नदी में समा गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और किसानों की चिंता बढ़ी है। पूरनपुर क्षेत्र के हजारा गांव के पास कटान जारी है। शारदा का रौद्र रूप देख किसान परेशान है। राजस्व निरीक्षक की अगुवाई में बाढ़ खंड की टीम ने निरीक्षण किया। तो पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तेजी से कटान कर रही है। 7 एकड़ गन्ने की फसल नदी में समा गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। पूरनपुर क्षेत्र के हजारा गांव के पास कटान जारी है। शारदा का रौद्र रूप देख लोग परेशान हैं। तो राजस्व निरीक्षक की अगुवाई में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तेजी से कटान कर रही है। 7 एकड़ गन्ने की फसल नदी में समा गई, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया और किसानों की चिंता अब बढ़ गई है। तो पूरनपुर क्षेत्र के हजारा गांव के पास कटान जारी है। शारदा का रौद्र रूप देख किसान परेशान हैं। राजस्व निरीक्षक की अगुवाई में बाढ़ खंड की टीम ने निरीक्षण किया। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चाकू और लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायल हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के ढांकर गांव की घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर है बुलंदशहर से, बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चाकू और लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 घायल हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकर गांव की ये घटना, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। तो देखिए, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। और बड़ी खबर है बुलंदशहर से, बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, तो जमकर लाठी डंडे चले, साथ ही चाकूबाजी भी हुई है। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल हो गए। तो 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकर गांव की घटना, हालांकि पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। तो ये बड़ी खबर बुलंदशहर से है, बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, इस दौरान चाकू और लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई और एक युवक की इस दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, 5 लोग घायल हैं। 2 घायल हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकर गांव की घटना, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। और पीलीभीत से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर है पीलीभीत से, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बांस काटते समय करंट लगा, 20 मिनट तक तार से युवक चिपका रहा। ग्रामीणों ने रेत में दबाकर प्राथमिक उपचार किया। देर से पहुंची 108 एम्बुलेंस, अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 3 माह पहले घर में आग लगने से लाखों का नुकसान ये परिवार झेल चुका था और अब युवक की मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। 3 बच्चों के सिर से पता का साया उठ गया है। घुंगचाई थाना क्षेत्र के लुकटिहाई गांव का मामला बताया जा रहा है।
तो ये बड़ी खबर है। पीलीभीत से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। बांस काटते समय करंट लगा और 20 मिनट तक युवक तार से चिपका रहा। ग्रामीणों ने रेत में दबाकर प्राथमिक उपचार किया और आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस देर से पहुंची और अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें 3 माह पहले ही घर में आग लगने से लाखों का नुकसान ये परिवार झेल चुका था और अब 3 बच्चों के सिर से पिता का साया भी उठ चुका है। तो घुंगचाई थाना क्षेत्र के लुकटिहाई गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। पीलीभीत से ये बड़ी खबर। बांस काटते समय करंट लगा और करीब 20 मिनट तक तार से ही युवक चिपका रहा। 108 एम्बुलेंस के आने में देर हो गई और जब अस्पताल पहुंचा युवक तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो 3 माह पहले ही घर में आग लगने से युवक की मौत हुई। युवक की मौत से 3 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। बिजली के तार से नीचे वो बांस काट रहा था। दाताराम नाम का लड़का हाईवे पर है, उसी से करंट से मृत्यु हो गई। ग्राम लोग। और लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के दलबल के साथ कार्रवाई की। भर्ती मरीजों को महिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। प्रसूता का इलाज सृजन अस्पताल में जारी है, हालत में सुधार है। डीएम ने इलाज का पूरा खर्चा खुद उठाने का ऐलान किया है। घटना को लेकर डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर अस्पताल को सील किया गया। सीएमओ और एसडीएम ने दल बल के साथ कार्रवाई की। भर्ती मरीजों को महिला अस्पताल शिफ्ट किया गया। प्रशासन ने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। प्रसूता का इलाज सर्जन अस्पताल में जारी है और हालत में सुधार भी बताया जा रहा है। तो डीएम ने इलाज का पूरा खर्चा खुद उठाने का ऐलान किया। घटना को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी मुनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीश, अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, नवजात की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, पूरा मामला ये था, गुलदार हॉस्पिटल है जो महावागंज में संचालित है, जिसमें नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में मृतक पिता बच्चे का पिता पहुंचा था, जो डीएम कार्यालय में जो चल रही थी मीटिंग, उसी में बताया अपना दुख दर्द, जिसको लेकर अधिकारियों ने संज्ञान लिया। बिल्कुल, शुक्रिया मुनीश आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जालौन से बड़ी खबर, जहां लेखपालों पर दबंगों ने हमला किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने पहुंचे थे लेखपाल और उन पर हमला किया गया। 2 लेखपालों से मारपीट की गई। अपने मन मुताबिक सर्वे कराने का दबाव बनाया गया। लेखपालों द्वारा मना करने पर मारपीट की गई। दबंग दिनेश कुमार और अभय प्रताप ने मारपीट कर सरकारी दस्तावेज छीन लिए। सूचना पर एसडीएम समेत अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। दोनों लेखपालों ने रामपुरा थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम मचरा रिठौरा का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, जालौन में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। लेखपालों पर हमला किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने लेखपाल पहुंचे थे। मन मुताबिक सर्वे कराने का दबाव बना रहे थे और जब मन मुताबिक सर्वे नहीं किया गया तो दबंगों ने लेखपालों से मारपीट की। लिखित शिकायत लेखपालों ने दर्ज कराई है। इसके बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। तो देखिए, लेखपालों द्वारा मना करने पर मारपीट की गई। मन मुताबिक सर्वे कराना चाहते थे दबंग। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद राजा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, लेखपालों पर दबंगों ने हमला किया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करने लेखपाल पहुंचे थे, क्या कुछ पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है लेखपालों से जुड़ा हुआ है, जहां पर बाढ़ का
प्रकोप खत्म होते ही लेखपालों ने निरीक्षण करना शुरू किया। जब वो सर्वे करने वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ कहा सुनी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें पैसे की मांग को लेकर लेखपालों ने पैसे की डिमांड की ग्रामीणों से। तो ग्रामीणों का जो है आक्रोश भड़क उठा और जो है हाथापाई चालू हो गई। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जालौन से बड़ी खबर, जहां सवारियां बैठाने और जगह को लेकर ऑटो चालक आपस में ही भिड़ गए। बीच सड़क पर विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। ऑटो चालकों के बीच लाठी डंडे चले। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सवारियां बिठाने को लेकर विवाद हो गया। ऑटो चालक आपस में भिड़े, बीच सड़क पर विवाद हुआ और इसके बाद सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। और रायबरेली से बड़ी खबर, जहां मकान की दीवार गिर गई, मलबे में दबकर मासूम की मौत हो गई। परिवार के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे के समय सभी लोग छत के नीचे सो रहे थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षति आकलन के लिए एसडीएम सलोन ने टीम रवाना की। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पनाह नगर का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है रायबरेली से, मकान की दीवार गिर गई, मलबे में दबकर मासूम की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त पूरा परिवार छत के नीचे सो रहा था। परिवार के 5 लोग इस दौरान घायल हो गए, तो वहीं एक मासूम की मौत हुई है। आपको बता दें कि बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के समय सभी लोग छत के नीचे सो रहे थे। एक दरई है, गढ़ई दक्षिण की घटना है, जहां पे एक दीवार गिर जाने से 5 लोग को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। इसमें से एक बच्चा ऋषभ, जिसकी उम्र 10 साल थी, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उसको हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे इसको मृत घोषित किया गया। तो 4 लोग, जिनमें से एक गेंदा देवी, सर्वेश, लाडली, कृपालू देवी, इनको इलाज दिया गया। जिसमें से सर्वेश की स्थिति थोड़ी नाजुक हो रही थी, उसको जिला अस्पताल हमने रेफर कर दिया। ये लगभग रात में 11 साढ़े 11 बजे की घटना। और सिद्धार्थनगर से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां युवक की मौत पर हंगामा हुआ। परिजन और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। 24 दिन पहले प्राइवेट मदरसे की बस ने युवक को टक्कर मारी थी। युवक को लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस कार्रवाई न होने और विपक्ष की धमकी से नाराज होकर परिजनों ने सड़क जाम कर दी। मौके पर कई थानों की पुलिस और उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय परिजनों को समझाने में जुटे। बांसी से डुमरियागंज सड़क पाला गांव जाम होने से कई घंटों यातायात प्रभावित रहा। परिजनों ने इंसाफ की मांग की। घटना क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। और महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां महाव नाले के कटान स्थल का निरीक्षण किया गया। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। कटान के मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। नेपाल में 12 घंटे में लगभग 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश से महाव नाले के तटबंध पर कटान जारी है। मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी लगभग निकाला गया है। डीएम ने अधिकारियों को हाई अलर्ट किया है और 24 घंटे निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।